क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बोर्ड के पेपर का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। एक्सपैंड SMTP, इसको एक्सपैंड करना है, यानी कि ये एक्रोनिम है, इसको खोलना है। S से है सिंपल, M से है मेल, T से है ट्रांसफर, P से है प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SMTP क्योंकि गाइडलाइंस है, रूल्स है, रेगुलेशन है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। इसमें ईमेल की बात हो रही है। इंटरनेट पे ईमेल कैसे जाएगा? जैसे अगर आप याहू मेल यूज करते हो और या फिर आप यूज करते हो जीमेल यूज करते हो, उसके लिए उसके बैकग्राउंड में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। ईमेल के थ्रू, जो भी ईमेल होगा उसके थ्रू आपको आपका मैसेज पहुंचेगा। SMTP इस तरीके से काम करता है, ये मेल भेजने के लिए है। कंसिडर द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट, ये HTML का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है ए लिंक और वी लिंक क्या कर रहा है। बॉडी बैकग्राउंड, मतलब जो बॉडी का बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लू होगा। ए लिंक और वी लिंक रेड और येलो बताया गया है। तो इसका मतलब ये है, पहले तो ये समझिए कि जो ए लिंक है, ये ए, इसमें ए लिंक में ये ए होता है एक्टिव के लिए, एक्टिव लिंक। और जब हम वी लिंक लिखते हैं तो ये जो वी है ये है विजिटेड लिंक। जब आप कर्सर को, यानी माउस का कर्सर जो है, उसको हाइपर लिंक टेक्स्ट पे लाएंगे तो जो कलर होगा ए लिंक पे वो आपको दिखाई देगा। जब इस लिंक को आपने क्लिक कर दिया एक बार तो ये कलर चेंज हो जाएगा इस वी लिंक के कलर से, जो कि यहां येलो है। यानी कि यहां पर एक लिंक है, आप अपना माउस ले गए तो एक कलर आ जाएगा, और जब आपने इसको क्लिक कर दिया तो इसका कलर फिर चेंज हो जाएगा कि आपने इसको विजिट कर दिया। इससे फायदा क्या होता है कि बहुत सारे लिंक है, मान लीजिए गूगल सर्च किया आपने, बहुत सारे लिंक आ गए। अब आपने जैसे इसको क्लिक किया, आपको ये समझ में आया और आपने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट टैब पे ओपन कर दिया। जब आप वापिस यहाँ पर आ गया और आपको मजा नहीं आया, वापिस आया, आपने कहा इन तीनों में चेक करता हूं, आप देखेंगे कि आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप यहां चले गए कि इन चारों में से किसको मैंने टिक किया, किसको मैंने सिलेक्ट किया था। तो चूंकि इसका कलर चेंज हो चुका होगा तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आप इसको ऑलरेडी डील कर चुके हैं। रश्मि हैज टू सेंड एन ईमेल टू रईस, रश्मि को ईमेल भेजना है रईस को। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू सेंड द सेम ईमेल टू वंदना बट डज नॉट वॉन्ट रईस टू नो अबाउट इट। अब रश्मि भेजना चाहती है वंदना को भी, लेकिन वो नहीं चाहती है कि रईस को पता चले। तो अगर वो चाहती है दोनों को भेजना और दोनों को पता चले तो इसके लिए वो यूज करेंगी कार्बन कॉपी, सॉरी या कार्बन कॉपी। अगर यहां पर बोला गया है कि वो चाहती हैं कि रईस को भेजा गया वंदना को ना पता चले, वंदना को भेजा गया रईस को ना पता चले, इसको इस तरीके से कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, रईस और वंदना को दोनों को मिलेगा, दोनों को पता भी चल जाएगा। जब आप BCC कर देंगे, इसके आगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर देंगे, इसका मतलब ये रईस को पहुंचेगा तो वंदना को नहीं पता चलेगा, वंदना को पहुंचेगा तो रईस को पता नहीं चलेगा, पहुंचा दोनों को है, लेकिन इसको नहीं पता चलेगा कि वंदना को भी मिला है। इसको मैं जरा क्लीन कर दूं, थोड़ा आपको यहां से बताता हूं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी यूज चूज करेंगे BCC। BCC का मतलब ये होता है कि जो सेंडर है, जैसे यहां पर सेंडर है रश्मि, ये मैसेज को भेजेगी और साथ में ये कंसील कर देगी कि किस किस को भेजा गया है। जो भी रिसिपिएंट, जिन जिनको मिलेगा उनको नहीं पता चलेगा कि और किसी को भी गया है कि नहीं गया है, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या उनको मतलब नहीं होगा इससे। लेकिन CC में क्लियर दिख जाएगा कि आपने, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप एक मेल भेजते हैं और आप अपने बॉस को भी भेज देते हैं कि बॉस को पता लगता रहे कि ये मेल चला गया, और इनको भी पता चलता रहे कि आपने अपने बॉस को भी लूप में लिया हुआ है। अब ये पहले जो पेपर करस्पॉन्डेंस था उसमें यूज होता था, लेकिन अब ये ईमेल में आ गया है। इसको मैं दर्शाना चाहूंगा आपको कि ये, वैसे आप सभी लोगों ने यूज तो किया ही है ईमेल, जीमेल वगैरह। तो ये BCC फील्ड है यहाँ पर, और इस BCC फील्ड यहां पर आप टू एड्रेस लिखेंगे। CC करेंगे तो जो जिसको टू किया है सबको दिख जाएगा, और CC करेंगे तो इनको भी दिख जाएगा एक दूसरे को। BCC करेंगे तो यहां जिसको जिसको भेजेंगे आप, उन सबको पता नहीं चलेगा किस किसको भेजा गया है। Geetu is an artist. She posts her artwork on the internet. One day she comes to know that Shreyas has downloaded one of the paintings
that she had posted without her permission. He had further printed that image on an invitation card. Has Shreyas done the right thing? What right of Geetu has been infringed? पहली चीज ये बताया गया है कि गीतू ने क्या किया. गीतू ने एक पेंटिंग बनाई. अब यहां पर श्रेयस ने क्या किया, गीतू ने उसको कुछ नहीं कहा. श्रेयस ने बगैर इससे परमिशन ली हुई, क्योंकि ये इनका काम है ना, इनकी प्रॉपर्टी है ये. श्रेयस ने बगैर पूछे हुए इनकी जो पेंटिंग है उसको डाउनलोड भी कर लिया और उसको इनविटेशन कार्ड में यहां पर छपा भी दिया. तो गीतू की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसका इन्फ्रिंजमेंट, उसका ब्रीचिंग हुई है यहां पर. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ब्रीच हुआ है. और क्या हैज श्रेयस डन द राइट थिंग? आप कहेंगे नो, क्योंकि श्रेयस को, क्योंकि यहां पर देखो जैसे इन्होंने एक म्यूजिक क्रिएट कर दिया. अब म्यूजिक, ये इस बंदे की रोटी यही है ना, ये म्यूजिक से ही पैसा कमाता है. अगर आप इसकी म्यूजिक कॉपी कर लेंगे तो इसका घर कैसे चलेगा? आप ये भी जो भी काम कर रहा है वो तो आपने ले लिया. तो या तो आप इनके पास जाइए, इनसे परमिशन लीजिए, ये आपको परमिशन देंगे, फिर आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है. इनको कुछ अमाउंट दीजिए, या अगर आपके दोस्त हैं तो ये ऐसे ही मान जाएंगे. डिफाइन प्लेजरिज्म. अब प्लेजरिज्म एक बड़ा शब्द है. इसमें यह होता है कि जैसे एक गाना है, एक सॉन्ग है, और उसी सॉन्ग को 20 साल बाद दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर ने एक बनाया, और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर ने इस सॉन्ग की ट्यून चुरा ली, या ये कहें इस ट्यून से इंस्पायर होकर गाना बना दिया, या मूवी इंस्पायर हो गई, कुछ भी चीज इंस्पायर हो गई, यानी कि आपने कॉपी कर लिया एक तरीके से. तो प्लेजरिज्म यही होता है, जब आप किसी का काम, किसी के आइडिया को ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, उसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं. जैसे अगर मैं विकी की डेफिनेशन बताऊं आपको, तो प्लेजरिज्म का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनदर्स ऑथर्स लैंग्वेज. आप जो शब्द कहते हैं, बात कहते हैं, वो आपकी है. थॉट्स क्या हैं आपके, जैसे आपके थॉट्स आपके हैं, आपके आइडियाज, आपके एक्सप्रेशन, आप गाना गा सकते हैं, नाच सकते हैं, मूवी कर सकते हैं, या कुछ लिख सकते हैं, ये सब आपके ओरिजिनल आइडियाज हैं. इस ओरिजिनल वर्क को अगर कोई चुराता है, यानी कोई डिसऑनेस्ट हो, या ये कहें कि जो इथिक्स हैं उनको ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम कहेंगे कि ये है प्लेजरिज्म. गिव वन डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G. एक से ज्यादा देखते हैं. एक तो ये है कि 4G की स्पीड बहुत ज्यादा होती है 3G से, 10 टाइम्स करीब होती है, वैसे इससे ज्यादा ही होती है. हम ऑडियो और वीडियो कंटेंट 4G में स्ट्रीम कर सकते हैं, 3G में भी कर सकते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं, क्योंकि स्पीड भी बढ़ गई है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग की भी स्पीड बढ़ गई है, डेटा रेट भी बढ़ गया है. तो मैं आपको जरा एक बात बता दूं ताकि दिमाग में आपके ये छप जाए. 3G की जो डेटा ट्रांसफर रेट है 3.1 MB पर सेकेंड है. ये MB मतलब मेगाबिट होता है, ये 100 मेगाबिट पर सेकेंड है. तो नंबर से ही समझ जाइए कि 4G की ज्यादा है. इंटरनेट सर्विसेज में 3G केवल ब्रॉडबैंड में आती है, 4G अल्ट्रा ब्रॉडबैंड में आती है. मोबाइल टीवी रेजोल्यूशन 3G का कम होता है, 4G का बहुत बड़ा बेहतरीन होता है. रेजोल्यूशन मतलब होता है कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात हो रही है जो स्क्रीन पे दिखाई देंगे. बैंडविड्थ का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी. तो 5 से 20 मेगाहर्ट्ज पे 3G काम करता है, 4G 100 से मेगाहर्ट्ज, 100 से ऊपर मेगाहर्ट्ज पे काम करता है. फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, ये तो बैंडविड्थ है. रेंज क्या है इसका? 1.6 to 2 गीगाहर्ट्ज, और ये इसका 2 to 8 गीगाहर्ट्ज जो हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उससे ये लिया गया है. ये बैंडविड्थ होती है केवल वो जो पाइप, मतलब हाईएस्ट लिमिट कितनी है इस फ्रीक्वेंसी की. नेटवर्क आर्किटेक्चर 3G का वाइड एरिया नेटवर्क है, 4G का हाइब्रिड नेटवर्क है. सिग्नल क्वालिटी 3G में ठीक है, 4G में बहुत अच्छी है, 5G में तो बहुत बेहतरीन होने वाली है. कम्युनिकेशन टाइप है, यहाँ पर 3G में सर्किट स्विचिंग यूज होती है, लेकिन यहाँ पर पूरा 4G सब इंटरनेट बेस्ड है. तो इंटरनेट पे IP पे जब हम बात करते हैं तो सब चीजें पैकेट स्विचिंग हो जाती है, पैकेट्स में जाती है चीजें. 4G. डिफाइन द टर्म डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है कि जो लोग कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, यानी आप ये समझ लीजिए कि आप यहाँ रहते हैं और आपका एक दोस्त गांव में रहता है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास 4G सेवाएं हैं, 5G सेवाएं हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, सब चीज आपके पास अवेलेबल है. आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पिक्चर देख रहे हैं. ये सब आपके पास ये सब चीजें नहीं है. हो सकता है इनके पास मोबाइल ही ऐसा हो या इंटरनेट सर्विस ना हो, इनके पास वो सुविधाएं नहीं है नॉलेज वाली. तो ये डिजिटल डिवाइड इसे कहते हैं कि सारी डिजिटल सेवाएं आपको उपलब्ध है, लेकिन इन विचारक को या तो उपलब्ध नहीं है या कम है.
इसी को हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो डिजिटल डिवाइड इज एनी अनइवन। अनइवन का मतलब होता है कि कम ज्यादा, किसी के पास कम है, किसी के ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। इसमें क्या क्या हो सकता है कि इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, चाहे आप बात कर रहे हैं फोन पे, चाहे आप गूगल कर रहे हैं, चाहे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो अलग अलग ग्रुप के पास अलग अलग विविधताएं हैं, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। अब ये किसी सोशल बैकग्राउंड पे हो सकता है, अमीर गरीबी पे हो सकता है, ज्योग्राफी पे हो सकता है कि आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो वहां आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, या फिर कम लोग रहते हैं तो कंपनी वहां देना नहीं चाहती है, जो भी तरीका हो। जियोपॉलिटिकल है, किसी एरिया में पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है, या फिर उस एरिया में सरकार ने बंद कर रखा है, जैसे कश्मीर में हमारे यहाँ हमेशा बंद ही रहता है इंटरनेट, सरकार नहीं चाहती। इस तरीके की चीजें हो सकती है। ऋत्विक wants to use a software but does not want to pay for it. What type of software can he use? इसको कहेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप इसको देखिए कि जो आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, ये सब बहुत बेहतरीन, बहुत आला दर्जे के सॉफ्टवेयर है। जावा, वर्डप्रेस, अपाचे, उबुंटू, पीएचपी, माइस्क्यूएल, डेबियन, लिनक्स, ब्लेंडर, जितने भी नाम आप अच्छे अच्छे लेंगे, फेडोरा, ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पता क्यों होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कि वो सोर्स आपके सामने आ जाता है और कंपनी बनाती है, आपके सामने सोर्स अवेलेबल करा देती है, क्योंकि सबके पास सोर्स होता है, तो वो गलतियां इसकी पकड़ ली जाती है बहुत जल्दी, और ये और अच्छे लेवल पे बनता है और आप इनको यूज कर सकते हैं फ्रीली। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको इस तरीके से रिलीज किया जाता है, ऐसे लाइसेंस से, जैसे जीपीएल लाइसेंस होता है इसका, एलजीपीएल लाइसेंस होता है इसका। तो इन लाइसेंस में इनको ये आते हैं, इनको रिलीज किया जाता है ताकि जो सोर्स कोड है, जो प्रोग्राम पीछे लिखा होगा इसके लिए, वो आपके सामने रहेगा, आपके पास अवेलेबल रहेगा फ्रीली। सेक्शन बी में आ गए हैं, राइट एनी वन एप्लीकेशन ईच ऑफ ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स। तो ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले यहां पर लेके जाता हूं। ध्यान रखें कि हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स का फायदा क्या है और इसका ई कॉमर्स के पीछे मोटिवेशन क्या है। उसका मोटिवेशन ये है कि फायदा कमाना, पैसा कमाना। इससे क्या होगा कि जो सर्विस डिलीवरी, जो चीजें हम पहुंचाने में टाइम लगाते हैं, या ये सब चीजें जो सप्लाई चेन होती थी, उसको हम कम कर सकते हैं। ऑटोमेशन हो जाएगा, यानी ऑटोमेशन कहने का मतलब होता है कि सब चीजें ऑटोमाइज हो जाएगी, बहुत सारा आदमियों का, लोगों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम हो जाएगा। ई गवर्नमेंट की बात आती है, यहां पर गवर्नमेंट है और वो चाहती है कि चीजों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से के तरीके से या इंटरनेट के यूज से वो लोगों को की तरफ मदद पहुंचाए, उनका प्रशासन शासन करे। तो एक तो सोशल यूटिलिटी सब लोग यूज कर सके, सबका पार्टिसिपेशन हो सके, सर्विस डिलीवरी जिसके लिए पहले पैसे लगता था, विजुअली होते थे, वो उसके लिए कॉस्ट रिडक्शन करें, और ऑटोमेशन करें अपने जो अंदर के प्रोसेस है, जिसमें बाबू लोग पेन पेंसिल से किया करते थे, वो अब जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ई कॉमर्स का मतलब है बेचना, इंफॉर्मेशन देना और ऑनलाइन सर्विस। मतलब अगर आपके मोबाइल खराब हो जाता है, लैपटॉप खराब हो जाता है, आप ऑनलाइन फोन करिए, वो आपको वहीं से बैठ के बता देंगे ये प्रॉब्लम है तो ये करिए। हो सकता है बहुत हद तक आप सॉल्व कर लेते हैं। ई गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव हो ये है कि लोगों का फायदा पहुंचाना और इंफॉर्मेशन देना, उनको ऑनलाइन सर्विसेज देना, ताकि हर चीज के लिए लाइनें ना लगानी पड़े, हर चीज जो है घर पे मैक्सिमम हो जाए और डिजिटल डिवाइड कम हो जाए, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। ये प्रायोरिटी ई कॉमर्स की प्रायोरिटी है कि ट्रांजैक्शन सही हो, पैसे किसी के गलत ना हो जाए, मतलब कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, बेचारा किसी का पैसे का नुकसान ना हो जाए। ई गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल डिवाइड को इनको कम करना है। टेक्नोलॉजी इसमें ऑलमोस्ट सेम है, इंटरनेट, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, बैक ऑफिस सिस्टम, सारी ये सब चीजें। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ई कॉमर्स की वो सेंट्रलाइज हो सकती है, लेकिन ई गवर्नमेंट में तो जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होंगी, डिस्पर्शन होता है उसमें। टारगेट ग्रुप क्या है? ई कस्टमर है, जो चीज खरीदेंगे, जो कस्टमर हो सकते हैं, जो कस्टमर है। ई गवर्नमेंट का मतलब ये होता है जितने भी हमारे सिटीजन हैं, नागरिक देश के और स्टेट के। लेजिस्लेशन क्या है इसका? ई कॉमर्स का फ्रीडम। और ई गवर्नेंस का क्या है कि जो लॉ है, ई गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें तो उनका काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है लागू करना लॉ और रेगुलेशन बनाना। ई कॉमर्स की सर्विस है, ये मेनली ट्रांजैक्शनल है। आपने सामान देखा, सामान पसंद आया, आपने पैसे पेमेंट किया, आपके घर पहुंच गया। प्राइमरीली इंफॉर्मेशनल, मोस्टली ई गवर्नमेंट का काम होता है, एक तो इंफॉर्मेशन मिल जाए लोगों को और साथ में वो इसका उपयोग भी कर सके। तो ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स का मैं अभी आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। ई गवर्नेंस में ये होता है कि आप आधार, पासपोर्ट, ऐसी चीजें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपके घर तक आ सकती है अगर इन्फॉर्मेशन आपने ठीक से दे दी। आईटी, इनकम टैक्स रिटर्न आप ऑनलाइन फाइल करते हैं, आजकल यही होता है, पहले कागजों में करना पड़ता था। और कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी दिक्कत है आपको, तो ऑनलाइन आप कर दीजिए, सरकार इसका संज्ञान लेती है। ई कॉमर्स का मतलब ये है
कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें, मतलब पैसा आप यहाँ किसी को देने ना जाए, नोट निकालने फिर देने जाए, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है आजकल। एक क्लिक ऑफ बटन, ओटीपी आएगा, आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट से। बैंक नहीं जाना है, अपडेट पासबुक शायद आप लोग कोई नहीं कराता होगा, सब चीजें आपके हाथ में है, चाहे भीम ऐप हो, चाहे पेटीएम हो, जितनी भी चीजें हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लीजिए, जाना ही नहीं है किसी को। जो कई लोग मेरे जैसे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते, तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। कुहू हैज जस्ट सेंड और लर्न हाउ टू डू ऑनलाइन बैंकिंग। कुहू ने अभी ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की है। ऑनलाइन का बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे, वेब पे आप बैंकिंग कर रहे हैं, पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं, या और भी चीजें जो बैंकिंग से रिलेटेड हो। इनको क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए ताकि कोई फ्रॉड ना हो जाए, इनके पैसे किसी तरीके से नुकसान में ना पहुंच जाए, कोई पैसे ना निकाल ले। तो पहली चीज तो ये है, इनका जो आईडी और पासवर्ड है ये किसी को ना दें, किसी को भी ना दें, और साइबर कैफे में ना जाए, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सेव हो जाता है। जब आप कोई कॉपी पेस्ट करते हैं तो चीजें सेव हो जाती है, और उसमें वो लोग, कई लोग ऐसे एप्लीकेशन भी उसमें डाल सकते हैं जो जिससे चीजें कैप्चर होती हैं, और कोई पब्लिक प्लेस में इस चीज का काम ना करें। दूसरा ये है कि आप ध्यान रखें कि फिशिंग हो सकती है। आपके पास सामने जो पेज आए, आपके सामने जो पेज आए, हो सकता है वो बैंक का पेज ना हो, और आप यूजर ने पासवर्ड डाल दो, फिर उसके बाद ये कुछ कहे गलत डाला, फिर एक्चुअल पेज आ जाए बैंक का, तो इनका यूजर ने पासवर्ड चला गया। और कोई भी आपसे पूछता है ओटीपी वगैरह के लिए, तो आप बिल्कुल मत बताइए। नेम दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एचटीएमएल। तो एट्रीब्यूट फॉर चेंजिंग बुलेट टाइप ऑफ लिस्ट टैग, इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इसके लिए यूज करते हैं हम टाइप यूज करते हैं। क्या करेंगे, ये देखिए, हाँ ये है यूएल, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। टाइप आपने डिस्क दे दिया, यानी कि ऐसे आएगा, ये स्क्वायर यहां लिखा होगा, सर्कल यहां लिखा होगा, ये नहीं आएगा, दो ही आएंगे। और आपने टाइप बताया, तो टाइप यहां टाइप से करते हैं आप, यहां जो दिख रहे हैं इस तरीके से करेंगे। एलिमेंट टू क्रिएट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए आप ए यूज करते हैं। ये एंकर टैग होता है, एच रेफरेंस जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस है, एच रेफ। और आप यहां पर जो भी वेबसाइट वेब पेज देंगे वो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये दोनों इसके अंदर आते हैं, ऐसे और ऐसे एक ही में आते हैं। ये एंकर टैग आएगा और हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस इज इक्वल टू जो भी आपका हाइपर टेक्स्ट होगा, यहां देंगे आप। राइट एचटीएमएल कोड टू डिस्प्ले द अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द टू सिटीज Delhi and Mumbai. The web page should have a yellow background and the title of the page should be My Cities. तो इसमें एक एक करके समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम HTML से शुरू करते हैं, HTML से खत्म होते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप HTML लिखेंगे, और HTML मैं H लिख दे रहा हूं समझाने के लिए केवल। तो HTML यहां लिखेंगे, HTML यहां बंद करेंगे, ये हो गया। उसके बाद आप हेड लिखेंगे, और यहां हेड लिखा आपने, और आप हेड बंद करेंगे। जो भी आप खोलेंगे उसको बंद जरूर करेंगे। तो ये HTML मेन पेज हो गया। हेडिंग में आप हेडिंग लिखेंगे, जो यहां आप देख रहे हैं, पूरा लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर आप एक टाइटल लिखेंगे, टी कर देता हूं, यहां टाइटल लिखेंगे माई सिटीज, जो यहां लिखी हुई है। फिर इसको टाइटल को बंद कर देंगे, माई सिटीज हो गया। अब यहां से काम शुरू होता है, ये खत्म हो गया ना, यहां से शुरू होता है। अब आप कहेंगे बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू येलो। इन्होंने कहा है कि आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो चाहिए। तो बॉडी मतलब पूरे बॉडी की, जो वेब पेज आने वाला है उसकी पूरी बॉडी का जो कलर होगा बैकग्राउंड का, येलो होगा। एंड द टाइटल ऑफ द पेज शुड बी माई सिटीज। अब क्या करेंगे आप, और यहां पर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बनानी है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल स्क्वायर बुलेट चाहिए आपको, तो आप यहां करेंगे यूएल शुरू करेंगे, टाइप देंगे स्क्वायर, अभी जैसे हमने पिछले साल में देखा, टाइप यहां पर देंगे स्क्वायर, क्योंकि आपको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर बुलेट्स। फिर उसके बाद यूएल बंद कर देंगे, मतलब यूएल यहां शुरू करेंगे। ये आप बॉडी वगैरह दे देंगे, क्योंकि बॉडी, चलिए बॉडी भी लेना पड़ेगा, बॉडी लेंगे और बॉडी खत्म कर देंगे। और उसके बाद इस बॉडी के आगे लिख देंगे बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो, यहां पर यहां लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। तो आपको यूएल शुरू करना होगा और यूएल बंद करना होगा। इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे। अब आपको चाहिए कौन सा, टाइप स्क्वायर, तो यहां इस जगह लिखेंगे टाइप इक्वल स्क्वायर, टाइप इक्वल स्क्वायर। फिर अब आपको बुलेटिंग करनी है, मतलब कंटेंट बताना है कि ये बुलेट जो बन के आएंगे स्क्वायर बुलेट, इसमें लिखना क्या है आपको। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये आएगा, ये वेब पेज है ना, तो येलो कलर होगा और यहाँ पर दो बक्से बन के आएंगे, और उसके आगे लिखा होगा यहाँ दिल्ली और यहाँ मुंबई। तो इसके अंदर क्या लिखना है आपको, एक LI देना है, LI बंद करना है। लिस्ट का पहला मेंबर क्या है, दिल्ली। फिर यहाँ LI शुरू करना है, फिर यहाँ LI बंद करना है, तो यहाँ पर लिखना है मुंबई। ये हो गया, ऐसे बनाना है इसको। Write HTML code to display an unordered list with uppercase Roman numbers listing by any 3 subjects
being taught in any school, the web page should have a red background and the title of the page should be my subjects. तो अब तो ये क्लियर हो गया। अब मैं यही भी बता देता हूं आपको क्या करना है इसमें। सबसे पहले हमको टाइटल जो है उसमें माई सब्जेक्ट्स देना, ये टाइटल हो गया। और उसके बाद आपको एक जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड करना है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट में जिसमें नंबरिंग आएगी और रोमन नंबर देने हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आप यहाँ पर आई कर देंगे, रोमन लिस्ट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एल आई करके साइंस मैथ्स कंप्यूटर साइंस करेंगे, ओएल बंद करेंगे। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले एचटीएमएल शुरू किया आपने, एचटीएमएल बंद कर दी। हेड शुरू किया, हेड बंद कर दिया। हेड के अंदर टाइटल आता है तो टाइटल शुरू किया, टाइटल बंद किया और माई सब्जेक्ट्स लिख दिया। ये टाइटल में चला जाएगा। इसका मतलब जब ये वेब पेज बन इस तरीके से आएगा, जो ओपन होगा ना, तो यहां पर आप जो ऊपर एक बार होगा, यहां पर आप देखेंगे टाइटल, ये माई सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कैसे करेंगे। बैकग्राउंड कलर हो गया आपका बॉडी, तो बॉडी शुरू करेंगे, बॉडी बंद करेंगे। लेकिन बॉडी ही टैग के अंदर आप बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर रेड दे देंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर लिस्ट शुरू करेंगे, ऑर्डर लिस्ट बंद करेंगे, ऑर्डर लिस्ट शुरू करेंगे, ऑर्डर लिस्ट बंद करेंगे। लेकिन आपको कहा गया रोमन के लिए, तो टाइप आप रोमन दे देंगे यहाँ पे। लिस्ट 3 आपको कंटेंट चाहिए इसमें, 3 मतलब इस लिस्ट में आइटम चाहिए। साइंस मैथ्स कंप्यूटर, इस तरीके से साइंस मैथ कंप्यूटर आएगा। तो आपका जो बन के आएगा 1 2 3 ऐसे बनेगा। यहाँ लिखा होगा साइंस, यहाँ लिखा होगा मैथ्स, यहाँ लिखा होगा कंप्यूटर, ऐसे बन के आ जाएगा। Form a CSS code within the head for the following specifications. CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपके HTML पेज में स्टाइलिंग देने के लिए होती है। बैकग्राउंड कलर देना है आपको ब्लू, और फॉर द पैराग्राफ फॉन्ट फैमिली इज डोटम, यानी बैकग्राउंड कलर रहेगा ब्लू। पैराग्राफ में जो फॉन्ट होगा, जिस तरीके से अक्षर बनेंगे, वो होगा डोटम। और जो टेक्स्ट होगा, कलर ऑफ द टेक्स्ट इज रेड। कलर ऑफ द टेक्स्ट, जो इसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर होगा लाल, रेड। हेडिंग शुड बी इन ब्लैक कलर, हेडिंग आपकी ब्लैक कलर में होगी। तो यहां देखिएगा, ये हेड हमने शुरू किया, हेड को हमने एंड किया। कैस्केडिंग स्टाइल शीट को हम इन भी कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्स भी कर सकते हैं, HTML के पेज में ही लिख दीजिए, या फिर आप इसको बाहर एक CSS बना दीजिए पूरे आपके वेबसाइट के लिए, और फिर उसको इसमें कॉल कर लीजिए। दोनों ही तरीके। यहां हेड के अंदर लिखा गया है, स्टाइल से शुरू किया हमने और स्टाइल से इसको एंड किया। उसके अंदर हमने बॉडी दिया और बॉडी के साथ कहा बैकग्राउंड कलर ब्लू, क्योंकि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू किया। बैकग्राउंड कलर और कोलन लगा के ब्लू और सेमीकोलन लगा दिया। फिर आया पी पे। ये पी क्या कहता है, पैराग्राफ। कलर हो गया इसका रेड, कलर कोलन रेड। और फॉन्ट फैमिली, क्योंकि ये दोनों इस पैराग्राफ के बारे में ही बात हो रही है, इसका आपका फॉन्ट फैमिली भी है डोटम। कलर क्या होगा इसका, कलर ऑफ द टेक्स्ट इज रेड। तो रेड यहां पर हो गया, इस जगह पे कलर रेड और फॉन्ट फैमिली हो गया डोटम। सेमीकोलन करके इसका ब्रेसेस बंद कर दीजिए। ये हो गया खत्म। अब आइए हेडिंग पर। इन्होंने कहा हेडिंग शुड बी इन ब्लैक कलर। H1 लाइए, ब्रेसेस में आप कलर कोलन ब्लैक दीजिए, सेमीकोलन करके बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें इसमें व्यवस्थित हो गई। राइट द HTML कोड टू डू द फॉलोइंग, टू डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ग्रीन कलर। तो HTML कोड अगर आपको डिस्प्ले करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्रीन कलर में, तो आप HR लिखेंगे यहां पर, और यहां पर लिखेंगे कलर इक्वल्स ग्रीन। To create a hyperlink on the word, click to an image name testimage.jpg। आपको हाइपरलिंक बनाना है, वो होता है एंकर टैग से। तो स्लैश देखिए जो ए लिखते हैं, ये एंकर टैग के लिए हो रहा है। यहाँ पर आप href जो दे रहे हैं वो है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और यहाँ पर आप या तो पाथ देते हैं, और जहां पर वेब पेज है अगर वहीं पे इमेज रखी हुई है तो आप सीधा इमेज का नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद इसको बंद करते हैं, और जैसे यहाँ पाथ में बता दूं, जो भी पाथ होगा यहाँ लिखेंगे और इसको बंद करेंगे। जब बंद कर देंगे तो यहां पर जो भी होगा, जो भी चीज आप लिखते हैं, वो केवल दिखाई देगी किस पे, आपके वेब पेज पे केवल ये क्लिक दिखाई देगा, और ये सब चीजें नहीं दिखाई देगी। लेकिन वो क्लिक जो होगा वो क्लिकेबल फॉर्म में होगा, कि उस पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं, और जैसे आप क्लिक करेंगे ये इमेज खुल जाएगी। ये जो क्लिक है यहां लिखा गया है। फिर एंकर टैग को हम बंद कर देंगे। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। HTML कोड का हमें आउटपुट लिखना है। HTML हमने यहां से शुरू किया, और क्या हो रहा है पहले मैं आपको इसका आउटपुट बता दूं, ताकि यहां से समझ भी जाए आपकी क्या क्या हो रहा है। हमने क्या किया, HTML शुरू किया, HTML एंड किया, ठीक। हेड में आए, हेड बंद कर दिया, हेड खोला, हेड बंद कर दिया। टाइटल में आए, टाइटल बंद कर दिया। टेबल, तो टाइटल मतलब ये होता है कि ये जो वेब पेज होगा जिसके अंदर ये चीज दिखाई दे रही है,
ये जो वेब पेज होगा, मान लीजिए वेब पेज है पूरा यहां से, तो इसका जो टाइटल होगा उसमें टेबल लिखा होगा। जैसे अगर ये पूरी स्क्रीन एक वेब पेज है तो यहां पर जो नाम लिखा होगा ना उसे हम कहते हैं ये टाइटल, तो टेबल वहां लिखा होगा। अब बॉडी शुरू कर रहे हैं आप, बॉडी ऐड कर रहे हैं, एचटीएमएल शुरू किया, एचटीएमएल ऐड कर दिया। बॉडी के अंदर आया, आपने कहा टेबल बॉर्डर इक्वल्स 1। ये टेबल है, इसका जो बॉर्डर है, ऐसे करके बताता हूं, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं आप, ये जो लेंथ है ना, जैसे अगर मैं इसको यूं बनाऊं तो ये एक लाइन हुई, लेकिन मुझे बॉर्डर बनाना है तो मैं इसको इस तरीके से बना दूंगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो चीज है ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर को 1 दे दिया। उसके बाद आप गए, जब टेबल शुरू करते हैं तो यहां पर होता है टीआर। टीआर मतलब होता है टेबल रो। एक टेबल में ये जो होंगी ये रोज होंगी, ये एक रो, ये 2 रो, ये 3 रो, तो रोज बनेगी। तो आपको यहां पर क्या है, एक टेबल रो, फिर उसके अंदर एक टेबल रो बनाया आपने, उसके अंदर आपने कितनी टेबल रो है, टेबल रो 1, टेबल रो 2, टेबल रो 3, टेबल रो टेबल रो। अब इस यहां से हमने टेबल शुरू किया, टेबल एंड कर दिया, लेकिन टेबल रो के अंदर टीएच है अलाइन इक्वल टू सेंटर। इसका मतलब है टेबल का जो हेडर होगा वो सेंटरली अलाइन होगा, मतलब जो भी इसमें कंटेंट लिखे जाएंगे, ये टेबल की हेडिंग है, टेबल की हेडिंग है वो सेंटर में आएगी। यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से जगह है तो टेक्स्ट यहां भी लिखा है, जैसे मैं टी लिखना चाहता हूं तो टी यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं। जब हम सेंटर कहेंगे तो बीच में लिख के आएगा, तो आप देखें यहां बीच में लिखा आ रहा है, बीच में टेबल हेडिंग। उसके बाद आपने कहा कि रो स्पैन 3। रो स्पैन का मतलब होता है रो कितनी स्पैन करेगी, पहले वाले की बात हो रही है, तो इसकी रो कितनी, जो पहला वाला कंटेंट है, पहली वाली जो चीज है, ये कितने रो जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 3 रोज है, तो पहला वाला जो है 3 रो तक जाएगा, तो 1 2 3, यानी कि ये पूरी जगह, इतनी पूरी जगह इसको मिलेगी। तो 1 यहां पर 0 0 1 0 ओ 1 ही लिख दिया गया, क्योंकि रो स्पैन मतलब होता है कि रो को कितना स्पैन करेगा। तो इसको अगर इस तीनों को मैं मिला लूं, मर्ज कर लूं, तो कितना बनेगा, इस तरीके से बनेगा। आगे क्या आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये पूरी 3 रो, इसको डॉटेड से समझिए, ये तीनों रो 1 को मिल गई। फिर 1 लिखा, टीएच, ये 1 लिख के आ गया। टीएच मतलब टेबल हेडर बंद हो गया, ये टेबल हेडर है, ये हेडर की तरह दिखाई देगा, अपने आप बोल्ड हो जाएगा ये। उसके बाद आप टीएच पे आएंगे, दूसरे टीएच पे। टीएच क्या कह रहा है, दूसरा टेबल हेड है, और उसमें TWO2, TWO2, ठीक, इसमें तो कुछ नहीं करना है, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, 2 और उसका TH3 3। तो यहां पर इस पहला वाला जो है, जैसे मान लीजिए पहला वाला जो है उसको तो ये पूरी जगह मिल गई, दूसरे वाले के लिए हमने कोई रो स्पैन दिया नहीं, तो इसको केवल ये वाली ऊपर वाली जगह मिलेगी इतनी, और फिर उसके बाद जो 3 है उसको भी इतनी जगह मिलेगी। तो इसको तो पूरे 3 रोज मिल गए। देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो 1 को तो पूरी तीनों रो मिल गई, लेकिन जैसे ही हम आगे आए 2 के लिए हमने कुछ भी नहीं लिखा इसके आगे, इसके ना तो रो स्पैन है ना कॉल स्पैन है, तो यहां पर हमने 2 पूरा आ गया, और 3 भी यहां पर लिख दिया जाएगा, क्योंकि हेडिंग है इसलिए मोटे हेडिंग की तरह दिखाई देगा। उसके बाद आप टीआर पे आए, नेक्स्ट वाले, अब आ गया टेबल रो पे, क्योंकि एक टेबल रो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस पहले वाले को हमने तीनों जगह दी। अब हम दूसरे टेबल पे रो पे आ गए, तो इसकी बात हो रही है अभी, टेबल रो पे आए। उसके बाद आपने कहा टीडी, अच्छा ये तो जगह भरी गई है, यहां तो हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि 1 को तीनों स्पैन दे दिए थे, तो यहां तो कुछ नहीं हो सकता। अब यहां से शुरू होगा, अब टेबल रो, इसमें टीडी टीडी, देखिए टेबल रो के अंदर आपका जो टीडी आता है, और टीडी कहते हैं टेबल डेटा। तो पहले रो पे आए टीडीआर, फिर आपको टेबल डेटा देना होगा कि इस टेबल रो में आप डेटा कौन सा देना चाहते हैं। तो टीडी आपने कहा रोज, तो जैसे आप यहां पर आए सेकंड वाले में इधर पे, तो रोज ROSE, फिर आपने टीडी बंद कर दिया, फिर टीडी खोला और लिली लिख दिया, यानी कि जब रोज खत्म हो गया तो टेबल डेटा बंद हो गया। फिर टेबल डेटा फिर खोला, यहाँ पर लिली लिखा, टेबल डेटा बंद कर दिया, और उसका टेबल रो भी बंद किया। मतलब अब इस टेबल रो की बात खत्म हो गई, पहले आया रोज, टेबल रो खोला, टेबल डेटा, फिर टेबल रो बंद कर दिया। अब तीसरे पे आइए, ये वाली लाइन पे आइए, पहला तो भरा ही हुआ है, यहाँ तो आएगा नहीं कुछ भी। उसके बाद टेबल TD अलाइन सेंटर, टेबल डेटा अलाइन सेंटर करते हैं वो, मतलब अब नॉर्मली क्या होता है कि लेफ्ट अलाइन होके आता है, रोज और लिली जो होगा लेफ्ट अलाइन होके आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने TD दे दिया अलाइन सेंटर, तो यहाँ पर ये सेंटर में आएगा, पेंसी जो है वो सेंटर में आएगा। इसी तरीके से अब अलाइन सेंटर, यहाँ पर भी आपने कह दिया सेंटर। कॉल स्पैन इक्वल टू, आपने कहा पेंसी तो ठीक है इतना, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, दहलिया, दहलिया। कॉल स्पैन का मतलब क्या होता है, कॉल स्पैन का मतलब ये होगा कि ये 2 कॉलम अपने में खींचेगा, 2 कॉलम, यानी कि ये अगर रो ये है तो कॉलम ये है, ये कॉलम है, इसको 2 कॉलम मिलने चाहिए, तो ये अपनी 2 कॉलम ले लेगा, यहां पर ऐसे एक कॉलम और लेगा ये, तो ये एक कॉलम एक्स्ट्रा लेगा। पेंसी अपना एक ही कॉलम, एक ही कॉलम पार्ट ले रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप कॉल स्पैन में आएंगे, कॉल स्पैन ये 2 लेगा, जैसे मान लीजिए ये 1 है तो यहां एक और लेगा ये, इस तरीके से यहां पर पूरा लेगा ये,
और दहीला बंद होगा, टेबल बंद होगा और बॉडी एचटीएमएल। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जैसे कॉलम स्पैन में 1 ने इस तीनों को लिया है, दहलिया जो है वो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, यहां पर ये पूरा DHLIA पूरा लिख दीजिए, यहां पे मैं लिख भी देता हूं DAHLIA, दो कॉलम पे जाएगा ये, जैसे ये हमने रो स्पैन किया, कॉलम स्पैन पे जाएगा। तो थोड़ा इसमें फिगर को थोड़ा सा आप एंटिसिपेट करिएगा, मतलब इमेजिन करिएगा कैसे बनेगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द HTML कोड टू जनरेट इट। तो जो हमने अभी किया है उसको उल्टा करते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने क्या किया, HTML लिखेंगे, HTML लाइन कर देंगे, फिर हेड खोला, हेड बंद किया, टाइटल खोला, टाइटल बंद किया। इसका टाइटल जो होगा वो टेबल है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके ऊपर टेबल लिखा है, मतलब इस पूरे का जो जहां पर ये वेब पेज बनेगा, ये वेब पेज का एक पार्ट है, वेब पेज के ऊपर उसके टाइटल में हेड टेबल लिखा होगा। अब बॉडी पे आइए, बॉडी शुरू किया आपने और बॉडी बंद किया। यहाँ पर टेबल बॉर्डर 1, इसका बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये एक लाइन नहीं है, यहाँ पर 2 लाइनें देख रहे हैं हर जगह, वो टेबल बॉर्डर है, टेबल बॉर्डर 1 दे दिया। अब नीचे आइए, TR टेबल रो शुरू किया आपने, TH है अलाइन सेंटर, तो यहाँ पर ये सेंटर में दिख रहा है, इसलिए हमने कहा TH टेबल हेड। अब हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये हेडर की बात, जो टेबल की हेडर है। यानी आप जैसे यहाँ पर लिख दीजिए नेम, एज, सेक्स, ठीक, ये लिखते हैं ना। उसके बाद यहाँ 50 नाम आ सकते हैं, 50 एज आ सकती है, 1 2 3 ऐसे करके। तो ये जो सबसे ऊपर होता है इसको हम हेडर कहते हैं, वो हमेशा बोल्ड में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आए TH पे, तो TH में हमने कहा अलाइन इक्वल सेंटर, ये अलाइन सेंटर हो गया। अब इसने 2 रोज खींची है, यानी कि अब यहाँ पर देखिए एक रो का साइज कितना है नॉर्मल, और इसमें साइज कितना है, ये इसका साइज और इनका साइज डबल है, इसका साइज और इसका साइज अगर मैं इसको आधा करूं तभी इसके बराबर होगा। तो रो स्पैन खींची गई है 2, मतलब ये 2 रो ले जाएगा, 2 रो। कौन सा? ये वाला सीरियल नंबर ने 2 रो लिए। यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है, इंग्लिश हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 रो में है और इतनी ही जगह ले रहा है। आगे बढ़ाता हूं मैं, इन 2 रो के जगह ले रहा सीरियल नंबर, इसलिए ये 2 रो स्पैन हो गया। ओके, सीरियल नंबर लिख दिया, टेबल हेडिंग बंद कर दी। उसके बाद फिर TD शुरू किया, TD क्योंकि आपको नेक्स्ट TD शुरू करनी है। अब रो स्पैन 2, अब सीरियल नंबर है, क्लास को भी 2 रोज देनी है, तो क्लास जो है इसको भी 2 रो देनी है, तो आपने यहाँ पर 2 दे दिया, ये 2, एक रो ये लिया इसने, एक रो ये लिया, तो यहाँ पर ये भी जिस तरीके से रो स्पैन इसका ये था, इसका भी रो स्पैन 2 होगा। फिर इसके अंदर क्लास लिख दी। अब इसमें आइए TH टेबल हेडर, कॉल स्पैन है इसका 3, हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है, इसकी जगह देखिए इसने कितने कॉलम लिए, 1 2 3, 1 2 3 कॉलम लिए ना, तब पूरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन तीनों कॉलम्स के लिए 1 2 3। तो हमने क्या किया, कॉल स्पैन को 3 किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, TH बंद कर दिया, TR भी बंद कर दिया, ये पहली रो खत्म हो गई। ओके, अब आइए TR पे, अगला TR शुरू होगा। अब अगला जो TR शुरू होगा, देखिए हमने क्या किया, ये CR क्लास लिख दी, सीरियल नंबर लिख दिया, क्लास लिख दिया, ये दोनों जो है ना, इन्होंने 2 रो ले ली है। अब यहां पर भी हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया। अब जो अगला बनेगा ना, क्योंकि इसने रो ले ली, तो जब हम नेक्स्ट वाले रो पे आएंगे तो ये तो भर गई है, इन्होंने ले लिया, यहां से शुरू होगा। जैसे मैं TR शुरू करूंगा, TD इंग्लिश लिखूंगा तो ये यहां लिखा जाएगा, इस जगह पे इंग्लिश। फिर TD शुरू करूंगा हिंदी, तो यहां पर हिंदी आ जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं दिया तो एक कॉलम ले लेंगे। फिर TD रीजनल, तो यहां पर ये रीजनल आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आइए ये ऊपर वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। अब TR टेबल जो रो है यहां से शुरू हुई, अंग अलाइन सेंटर, तो सेंटर में अलाइन हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए, और TD अलाइन सेंटर, और यहाँ पर आपने कहा 1, कुछ इसमें स्पैन वगैरह कुछ नहीं दिया, जितना है जो है उसके नीचे आ जाएगा, अपने आप ही वो इतने के नीचे आएगा। फिर उसके बाद अगला होगा TD अलाइन सेंटर X, तो यहाँ पर XA हो गया, XA। TD टेबल शुरू किया, 35 लिख दिया, तो अपने आप इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश है, यहाँ पर जैसे ये बनेगा दूसरा जो 35 है उसके नीचे आ जाएगा 35। फिर नेक्स्ट वाला 10 6, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। 10 TD खोला, TD बंद किया, फिर टेबल रो शुरू किया, टेबल रो शुरू करने के बाद अब जैसे टेबल रो शुरू करेंगे, अब इस टेबल की बात हो गई है, ये टेबल रो बंद हो गया, अब टेबल रो शुरू किया, इसके साथ TD लिखना शुरू किया, TD2 लिखा, TDX भी लिखा, TD31 लिखा, TD50 लिखा, TD4 लिखा। यहाँ पर TD खोल के बंद करके ये सारे मेंबरान लिख दिए, और जहां ये 4 के बाद बंद कर दिया, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन, एक ब्लॉक है फॉरएवर और एक ब्लॉक है रिपीट, फॉरएवर और रिपीट। तो फॉरएवर मतलब क्या है, अब जैसे आप कहेंगे कि सन विल शाइन फॉरएवर, हमेशा रहेगा, तो ये बार बार चलता रहेगा। फॉरएवर मतलब यही समझ लीजिए। रिपीट
ये भी बार बार रिपीट हो सकती है चीजें, फॉरएवर जैसा ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ संख्या है, इसका मतलब ये कितने बार चलेगा, इसकी संख्या क्लियर दी गई है। तो जो जिस भी फॉरएवर के अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, या आपने इसको बंद नहीं किया, या अपने आप फोर्सफुली इसमें स्टॉप बटन अगर कुछ होगा दबाया नहीं, तो ये चलता रहेगा, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप, चलता ही रहेगा। और जहां रिपीट की बात करेंगे, ये क्योंकि रिपीट 10 लिखा गया है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो लिखा गया होगा वो बार बार रिपीट करेगा, लेकिन 10 बार रिपीट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहां फॉरएवर लिखा और यहां लिखा प्रिंट, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, प्रिंट लिखा, आपका नाम मान लीजिए अमित है, तो ये फॉरएवर चलता रहेगा। अमित जैसे आप प्रोग्राम चलाएंगे, अमित प्रिंट होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा ये, जब तक आप इसमें इसको अपने आप नहीं रोकेंगे कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड करके, या फिर प्रोग्राम में आपने कुछ ऐसा दिया जैसे यहाँ पर स्टॉप बटन के बारे में बताया गया। रिपीट का मतलब ये है कि अगर हम इसी चीज को मैं हटा देता हूं और इसकी जगह मैं रिपीट लिख देता हूं, और यहां पर लिखा 10, तो रिपीट 10 का मतलब ये प्रिंट जो है वो 10 बार होगा, 1 से लेकर 10 बार। ये अगर गिनती करेंगे, अगर 10 की गिनती करेंगे तो हमें 10 बार प्रिंट होगा बस। डिफरेंशिएट बिटवीन इफ देन एल्स, इस ब्लॉक में हमको बताना है। इसको जरा अगर आप अंग्रेजी में समझें इस भाषा को, तो इसका मतलब ये इफ, यदि कुछ आपने लिखा इसके अंदर, अगर ये होगा तब, देन मतलब होता है तब, यदि ये तब ये। इसको मैं ऐसे कहूं कि इफ, यदि, अगर बरसात होगी, इफ इट रेन्स, देन आई विल टेक अम्ब्रेला। ओके, यदि रेन होगी तब मैं अम्ब्रेला लूंगा, यदि रेन नहीं होगी, अगर कहा कि यदि रेन नहीं होगी तब देन में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर किसका मतलब है कि यदि, इफ देन एल्स, यदि रेन होगी तो मैं अम्ब्रेला लूंगा, अन्यथा आई विल नॉट टेक अम्ब्रेला। समझ गया? यदि बरसात होगी तब मैं अम्ब्रेला लूंगा, नहीं तो, एल्स मतलब नहीं तो, आई विल नॉट टेक अम्ब्रेला। तो जो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स इस इफ में आते हैं, इफ में, वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब, अगर ये इफ कंडीशन के बाद अगर ट्रू होता है, इफ अगर ये ट्रू हुआ तभी आप देन में जाते हैं। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन, अगर ये ट्रू है तब देन में चले गए आप। मान लीजिए इफ की कंडीशन फॉल्स है, अगर आपने कहा कि इफ 2 इज ग्रेटर देन 10, ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई ना, 2 तो 10 से बड़ा नहीं होता, तब क्या होगा? अगर ये इफ 2 इज लेस देन 10, तब तो ये देन में जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन होगी 2 ग्रेटर देन 10, तो कहां जाएगा? ये नहीं जाएगा। तो कंडीशन फॉल्स होने पर यहां कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर कंडीशन, जैसे मैंने आपको यहां भी समझाया कि यदि कंडीशन इसमें ट्रू हुई तो इफ ट्रू तो ठीक है, नहीं तो इसमें जाएगा, और नहीं तो यदि, यानी इफ देन एल्स ब्लॉक का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन ब्लॉक, जैसे मैंने पहले वाले में कहा कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, ये तभी होगा, फॉल्स पे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर इफ कोई कंडीशन है, अगर ये हुई तो ये, नहीं हुई, ये अगर ट्रू है तो यहां जाएगा, लेकिन यहां फॉल्स है तो ये यहां चला जाएगा। ओके, स्टडी द स्क्रिप्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। एंड आंसर द क्वेश्चंस, व्हाट विल बी द पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ द कैट स्क्रैच मैस्कॉट, एक जो बिल्ली आती है, आफ्टर रनिंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। ये अगर हम स्क्रिप्ट चलाएंगे तो पोजीशन क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि जब क्लिक किया जाएगा तो चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद ग्लाइड होगा 1990 पोजीशन पे, इसकी पोजीशन 1990 है। इसको 15 डिग्री टर्न किया जाएगा, यानी कि जो बिल्ली है 15 डिग्री टर्न मूव करेगी। उसके बाद ग्लाइड मतलब होता है मूवमेंट, मूव करेगी। तो ग्लाइड 5 सेकंड्स टू x0 y0। अब ये पोजीशन x0 y0, अगर मैं स्टेज बताऊं, जो स्टेज होता है स्क्रैच का, उसका जो सेंटर पोजीशन होता है वो 0 और 0 है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 0 0 पे आ गई जो बिल्ली है, तो इसका उत्तर है सेंटर ऑफ द स्टेज। What happens when the sprite does not touch the edge of the stage? देखिए, सबसे पहले क्या होगा, क्लिक किया जाएगा, शो हो जाएगी चीज, और साइज इसका 100% मतलब बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद रिपीट अंटिल स्पेस, जो स्पेस बार होता है, जब तक वो प्रेस न किया जाए तब तक ये चीज चलती रहेगी। तो इसमें इफ एल्स है, तो इफ है वो कहता है
टचिंग एज, यानी अगर मान लीजिए मैस्कॉट एज को टच करता है या करती है तो से टच्ड फॉर 1 सेकंड, मतलब ये चीज बोला जाएगा कि हमने टच किया, उसका टर्निंग होगी, साइज चेंज होगा। इफ ऑन एज बाउंस, बाउंस मतलब अगर एज पे है तो बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक, ये तब होगा जब एज को टच किया जाएगा। ये दोनों सवाल हैं इसमें। और अगर एज को टच नहीं किया है, यदि ये एज को टच नहीं किया गया है तो क्या होगा, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, अगला कॉस्ट्यूम बदल लिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि से फॉर 1 सेकंड। यानी कि इसमें दोनों सवाल हैं, इफ एल्स के दोनों सवाल हैं। तो अगर मान लीजिए मैस्कॉट यहां छूता है या छूती है, इफ एज टच किया तो फाइनली क्या होगा, इन्होंने कहा कि हम ये एक मैसेज देंगे कि टच्ड, और फिर अपनी पोजीशन पे जहां भी इनको जाना हो जाएंगे, चले जाएंगे, और अगर एज पे है तो ये मूव बैक कर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये एज पे नहीं है, इफ नॉट टचिंग द एज, सवाल यही है नॉट टचिंग द एज, तो क्या होगा, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, अपना कॉस्ट्यूम भी बदल दिया जाएगा, कॉस्ट्यूम बदल दिया जाएगा और ये कहेंगे से सेफ फॉर 1 सेकंड। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ये वाला, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से सेफ फॉर 1 सेकंड। तो कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा तो कॉलर बॉक्स आएगा जिसमें एक मैसेज होगा सेफ 1 सेकंड के लिए। बिल्कुल यही सवाल है कि अगर ये जो क्वेश्चन हमने देखा, अगर ये एज को टच कर देंगे तो क्या होगा, जैसा अभी हमने देखा एज को टच करेंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले एक ये जो टच्ड है ये आएगा, डिस्प्लेस द कॉलर बॉक्स सेइंग टच्ड, टच दिखा जाएगा। उसके बाद एक टर्निंग होगी 30 डिग्री की, टर्न हो जाएंगे 30 डिग्री से। उसके बाद साइज जो होगा वो 20 पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फाइनली है बाउंस बैक, अगर एज पे है तो बाउंस बैक हो जाएगा। ये सिचुएशन होगी। नेम द टैब एंड कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स दैट शुड बी सिलेक्टेड टू डू द फॉलोइंग। यूजर नेम, मतलब यूजर नेम मांगने के लिए, अगर कोई चीज मांगनी है, आस्क करनी है, तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट टैब है उसका सेंसिंग कैटेगरी आपको उठानी पड़ेगी ब्लॉक्स की। अगर एक वेरिएबल आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे, अगर कोई पॉइंट्स स्टोर करने हैं गेम के तो डेटा कैटेगरी यूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, डेटा कैटेगरी। सेक्शन डी है ये पाइथन का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा शुरुआत होनी चाहिए उसकी एक लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते आप। तो ये तो यहीं पे फेल हो गया कि ये नंबर से शुरू हुआ है। अब अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये तो मैंने बता दिया आपको, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी A to Z और 1 to 0 to 9 यही हो सकता है। और अंडरस्कोर, केवल अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर कैसे होता है, जैसे ये अंडरस्कोर है, राइट। तो इसका मतलब ये तो फेल हो गया, एम्परसेंड नहीं होता इसमें, ये फेल हो गया। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों बराबर होते हैं। और वेरिएबल नेम कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा इफ, देन, ये सब इसके रिजर्व वर्ड है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो इसमें ये फेल हो गया। बचा कौन सा, माई बुक अंडरस्कोर बुक और हेलो वर्ल्ड, तो ये दोनों वैलिड है, ये सही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। देखिए 2.7 का ये पाइथन वर्जन है, ये 3.x है। इसमें कहा गया प्रिंट टेस्ट मल्टीप्लाई या रेज कहें इसे 3 और प्रिंट 7 + 8। तो इसमें क्या होगा कि आप चाह रहे हैं कि टेस्ट 3 बार प्रिंट हो, प्रिंट 3 बार, 3 का मतलब होता है प्रिंट, मतलब होता है प्रिंटिंग होगी, कितने बार होगा, 3 बार। टेस्ट 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 3 बार प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट 7 + 8, अब 7 को आपने कैरेक्टर बताया, 8 को आपने कैरेक्टर बताया, तो अब जब इनको जोड़ा, अगर हम 7 और 8 को जोड़ते तो आपको कितना आता, 15। लेकिन यहां हम कैरेक्टर मान के जोड़ रहे हैं, जो 7 का ASCII नंबर है, 8 का ASCII नंबर है, उस तरीके से यहाँ ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, जैसे 7 आएगा या 8 आएगा, इस तरीके से। ये कोई एडिशन नहीं होगा, ये रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर का। 7 जो है वो कैरेक्टर है जिसका एक ASCII नंबर होता है कंप्यूटर में। व्हाट विल बी द आउटपुट, नेक्स्ट जो सवाल है इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ द यूजर एंटर्स प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 एंड टाइम इज 10 years। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि पहले तो यूजर से कहा जाएगा कि अमाउंट एंटर करिए जो कि बताया जा रहा है कि 20,000 है, टाइम एंटर करिए कि जो कि बताया जा रहा है 10 साल है। और यहां पर कहा गया है यदि t greater than 10, इसका मतलब ये क्या चेक करेगा, जब आप 10 डालेंगे इसमें तो चेक करेगा 10 greater than 10, क्या 10 10 से बड़ा होता है, नहीं साहब ये नहीं होता, 10 10 से बड़ा नहीं होता। तो अगर ये 10 t greater than 10, ये 10 t greater than 10 10 10 से बड़ा नहीं होता,
तो इसका मतलब अगर ये 10 से बड़ा होता तो यहाँ जाते, ये 10 से बड़ा नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है तो ये यहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या कंप्यूट होगा, ये कंप्यूट होगा PT इंटू 15/100। P है 20,000, T है आपका 10 और 15 ये सेकंड कंडीशन इसमें आएगी बाय 100। 2000 इंटू 15 हो गया 30,000, तो इसका उत्तर आएगा 30,000। ठीक है। राइट अ कोड दैट डिस्प्लेज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स 1 से शुरुआत करेंगे, सम हमारा 0 है, और जब तक वाइल मतलब होता है जब तक x 1 से शुरू हो रहा है, जब तक x 10 से कम रहे, सम इक्वल्स टू सम प्लस x करेंगे, और x बराबर x प्लस 1 करते रहेंगे जब तक ये कंडीशन बीट नहीं होगी। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सम को। इसका मतलब ये हुआ कि x 1 है तो वाइल x लेस देन इक्वल टू 10, तो x 1 है तो सबसे पहले क्या होगा, वाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, 1 तो 10 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, सम, सम बराबर सम प्लस x में क्या है 1, सम अभी 0 है शुरुआत में 0, और सम इसमें अभी 0 ही है, तो सम में क्या साइन हो जाएगा 0 प्लस 1, तो सम में क्या आ जाएगा 1, तो सम हो गया 1, हो गया 1। अब x इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दिया तो x बढ़ जाएगा आपका, x बढ़ जाएगा, तो अगली बार क्या होगा, वाइल x 1 से 2 हो चुका है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, सम कितना हो चुका है 1, तो ये सम हो जाएगा सम प्लस x, 1 प्लस ये कितना है 2, ओके, फिर 1 प्लस 2 हो गया, तो सम में कितना आ गया 3, सम इक्वल्स 3, और उसके बाद सम इक्वल टू 3, 3 मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप समझ लेंगे खुद ही। ये 3 हो गया, अब ये x इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया है, यहां पर करेंगे वाइल, ये 3 हो चुका है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये वर्ड दोबारा चलेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, 3 तो लेस है 10 से, अब सम हो चुका है 3, तो सम में क्या आएगा, सम बराबर 3 प्लस सम में तो 3 आ गया, 3 प्लस x कितना हो गया 3, ठीक है, 3 प्लस 3 तो हो गया 6, सम में आ गया 6, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका उत्तर होगा। सबसे पहले क्या किया हमने, 1 के साथ 2 को ऐड किया, इसको सम में रख लिया, 1 के साथ पहले 0 को किया, एक्चुअली 0 को किया, फिर ये सम में रख लिया, फिर जो रिजल्ट आया 1 उसको हमने 2 के साथ ऐड किया, फिर सम में रख लिया 3, फिर 3 जो है उसको इसके साथ ऐड किया, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको सम में रख के फिर 4 के साथ ऐड करेंगे, करते चले जाएंगे, ये आप रिजल्ट फाइनल 10 ऐड करके, ये बेसिकली ये एक सवाल ये नहीं पूछा गया, सवाल ये है कि आप इसका कोड लिखिए। तो ये बात हुई इस क्वेश्चन पेपर की, प्रैक्टिस करिए, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।